सब्जी बेचने वाली बनी रईस घर की बहू। आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, एकदम ताजा ताजा। इस तरह नंदिनी अपने ठेले पर आलू, गोभी, मटर और टमाटर लेकर गली गली घूमकर सब्जियां बेच रही होती है। तभी एक बड़े घर से एक औरत बाहर निकलती है और नंदिनी को रोकते हुए कहती है, बहन ये टमाटर कैसे दिए? बहन जी टमाटर 50 रुपए किलो है। आप तो जानती हैं कि आजकल मार्केट में टमाटर का भाव कितना बढ़ गया है। वो तो है बहन, पर तुम्हारे टमाटर उतने खास नहीं लग रहे। एक काम करो, तुम मुझे 1 किलो गोभी और 1 पाव टमाटर दे दो। औरत की बात सुनकर नंदिनी उसके लिए गोभी और टमाटर पैक कर देती है। वो औरत नंदिनी को पैसे देकर चली जाती है। इसी तरह पूरी दोपहर घूम घूम कर सब्जियां बेचते हुए शाम हो जाती है। अब वो शाम के समय एक मार्केट में अपना ठेला लगा लेती है। तभी वहाँ विकास नाम का एक लड़का आता है और नंदिनी से सब्जियों के रेट पूछता है। गोभी 30 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो और मटर 40 रुपए किलो है। बताइए साहब आपके लिए कितनी तौल दूं? विकास वैसे तो सब्जी लेने आया था, लेकिन जैसे वो नंदिनी की सादगी और उसकी मीठी आवाज सुनता है, उसका दिल नंदिनी पर फिदा हो जाता है। वो बस एकटक नंदिनी को ही देखता रह जाता है। नंदिनी उसे बार बार आवाज लगाती है, लेकिन विकास अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। तभी विकास का दोस्त मोहित वहाँ आता है और उसे होश में लाते हुए कहता है, क्यों भाई, कौन से ख्यालों में खो गया? अरे वो बेचारी कब से तुझे सब्जियों का भाव बता रही है, लेकिन तू है कि कुछ सुन ही नहीं रहा। वो दरअसल मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। अच्छा मोहित, मुझे अब कोई सब्जी नहीं खरीदनी, चल घर चलते हैं। इतना बोलकर विकास मोहित को लेकर वहाँ से चला जाता है। नंदिनी उसकी ऐसी अजीब हरकतें देखकर हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद जब वो अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी माँ चूल्हे के आगे बैठकर रोटियां बना रही है। ये देखकर नंदिनी कहती है, माँ मैंने आपको मना किया था ना कि आप चूल्हे के आगे नहीं बैठेंगी। सिर्फ चूल्हा ही नहीं, आप घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगी। फिर भी आप मेरी एक नहीं सुनती। आपको पता है ना कि आपकी तबीयत खराब है। अरे मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू मुझे कोई काम नहीं करने देना चाहती, लेकिन मैं इस बात से भी अनजान नहीं रह सकती कि तू सारा दिन सब्जियां बेचकर थक जाती है। अब तू इतनी थकी हारी घर आएगी और फिर खाना बनाएगी तो ऐसा कैसे चलेगा? भगवान न करे कल को तू बीमार हो गई तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। इतना बोलकर नंदिनी अपनी माँ को चूल्हे के पास से हटा देती है। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी साथ बैठकर खाना खाती हैं। दरअसल नंदिनी के पिता तभी गुजर गए थे जब वो बहुत छोटी थी। उनके जाने के बाद उसकी माँ सुनीता ने सब्जियां बेचकर ही नंदिनी की परवरिश की थी। लेकिन अब जब सुनीता बीमार रहने लगी तो नंदिनी ने अपनी माँ का काम संभाल लिया। अगले दिन सुबह होते ही नंदिनी अब ताजी सब्जियां लेने मंडी निकल जाती है। उधर विकास रात भर सो नहीं पाया था। उसके कानों में बस नंदिनी की वो मीठी आवाज गूंज रही थी। दोपहर होते होते विकास उसी गली में पहुँच जाता है जहाँ नंदिनी अपना ठेला लगाती है। तभी वहाँ एक घमंडी औरत आती है। ए लड़की, कल तो तूने दूसरी गली में मटर 30 रुपए किलो दिए थे, आज 40 रुपए क्यों बोल रही है? तुम जैसे छोटे लोग ना बस मौका देखते ही लूटने पर उतर आते हो। शक्ल तो देखो अपनी, और दाम ऐसे लगा रही है जैसे किसी मॉल में बैठी हो। बहन जी मंडी के दाम रोज बदलते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है। और जहाँ तक लूटने की बात है तो मैं पसीने की कमाई खाती हूँ, किसी की जेब नहीं काटती। अगर आपको दाम ज्यादा लग रहे हैं तो आप कहीं और से ले लीजिए, पर इस तरह मेहनत करने वालों की बेइज्जती मत कीजिए। जबान लड़ाती है, बहुत गर्मी है ना तुझ में। अभी पुलिस को फोन करके तेरा ये गंदा ठेला यहाँ से हटवाती हूँ, फिर देखते हैं तेरी अकड़ कहाँ जाती है। 2 कौड़ी की सब्जी वाली, और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी। विकास ये सब देख रहा था और अब उससे रहा नहीं गया। मैम जरा अपनी जबान को लगाम दीजिए। ये लड़की ईमानदारी से काम कर रही है और आप अपनी अमीरी का रौब इस पर झाड़ रही हैं। अगर आपको 10 रुपए की महंगाई से इतनी दिक्कत है तो शायद आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो बुलाइए पुलिस को। मैं भी देखता हूँ कि एक गरीब को परेशान करने पर पुलिस क्या कहती है। वो मैं तो बस, भाई साहब आप नहीं जानते ये लोग कितने चालाक होते हैं। खैर मुझे बहस नहीं करनी। वो औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नंदिनी विकास की तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। साहब आपका शुक्रिया, पर मुझे किसी के सहारे की आदत नहीं है। आप जैसे रईस लोग एक दिन मदद करते हैं और फिर इसे अपनी महानता समझ लेते हैं। मैं सब्जी वाली हूँ, ये सब तो रोज का काम है मेरे लिए। बताइए आज क्या लेने आए हैं? फिर से सिर्फ सब्जियां देखने या सच में कुछ खरीदना है? तुम तो बड़ी गुस्से वाली हो नंदिनी। मेरा इरादा तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। सच कहूँ तो कल जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा ध्यान काम में नहीं लग रहा है। और सब्जियाँ, हाँ आज मुझे बहुत सारी सब्जियाँ चाहिए। ये लो 500 रुपए, और जो भी अच्छा है सब तोल दो। आज मेरे घर पर बहुत मेहमान आने वाले हैं। 500 रुपए की सब्जियाँ? साहब इतना तो मेरा पूरा ठेला भी नहीं होगा, और मेहमानों के लिए आप खुद ठेले से सब्जी ले रहे हैं। आपकी बड़ी गाड़ियों वाले तो बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं। खैर रुकिए मैं तौलती हूँ।
नंदिनी सब्जी तौलने लगती है और विकास उसे बस देखता रहता है। समय बीतता जाता है। विकास अब रोज किसी न किसी बहाने आता है। धीरे धीरे नंदिनी का गुस्सा ठंडा होने लगता है और वो विकास से बातें करने लगती है। एक दिन विकास को पता चलता है कि नंदिनी के घर की हालत बहुत खराब है। नंदिनी, तुम इतना काम करती हो फिर भी चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, कभी थकती नहीं क्या? थकने का हक सिर्फ अमीरों को है विकास जी। हम जैसों के पास अगर पैर थक जाए तो चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। घर में बीमार माँ है, उनके इलाज के लिए मुझे ये ठेला खींचना ही पड़ता है। पिताजी के जाने के बाद माँ ने मुझे इसी ठेले से पालकर बड़ा किया है। अब मेरी बारी है उनका साथ देने की। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं तो बस अपने पिता के बनाए बिजनेस पर बैठा हूँ। नंदिनी, क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकता हूँ? मुझे लगता है कि उन्हें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। आप हमारे घर आएंगे? विकास जी, हमारा घर बहुत छोटा है, वहाँ आपके बैठने के लिए सोफे भी नहीं है। आप वहाँ फिट नहीं बैठेंगे। रिश्ते सोफों से नहीं दिलों से बनते हैं। नंदिनी, मैं कल पक्का तुम्हारे घर आऊंगा। अगले दिन विकास नंदिनी की झुग्गी में पहुंचता है। वहाँ की गरीबी देखकर उसका दिल दहल जाता है। विकास तुरंत अपने डॉक्टर को फोन करता है और उनकी जांच करवाता है। कुछ दिनों की दवा और देखभाल के बाद सुनीता जी की तबीयत सुधरने लगती है। बेटा विकास, तूने हमारे लिए जो किया है वो तो कोई सगा भी नहीं करता। तू इतने बड़े घर का होकर इस गरीब की झोपड़ी में बैठा है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। माँ जी, मुझे आशीर्वाद नहीं, आपका साथ चाहिए। मैं नंदिनी को बहुत पसंद करता हूँ और उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगी? विकास जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी माँ कभी एक सब्जी वाली को स्वीकार नहीं करेंगी। वो शहर की इतनी बड़ी हस्ती है, वो तो मुझे देखते ही घर से बाहर निकाल देंगी। नंदिनी, माँ को मनाना मेरा काम है। मुझे बस तुम्हारी हाँ चाहिए। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? नंदिनी शर्मा कर हाँ कह देती है, लेकिन जब विकास अपने महल जैसे घर पहुंचता है और अपनी माँ राजेश्वरी देवी को सब बताता है तो वहाँ तूफान आ जाता है। क्या विकास, तू होश में तो है? वो सब्जी वाली जिसके नाखून में मिट्टी फंसी रहती होगी, जो फटे कपड़े पहनकर सड़कों पर चिल्लाती है, वो इस राजघराने की बहू बनेगी। लोग थूकेंगे मुझ पर। क्या कमी थी शहर की अमीर लड़कियों में? माँ, मिट्टी नाखूनों में होती है, दिल में नहीं। वो जितनी ईमानदार है उतनी शायद आपके सर्कल की कोई लड़की नहीं होगी। उसने अपनी मेहनत से घर चलाया, किसी का एहसान नहीं लिया। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। तो फिर सुन ले, अगर तू उस ठेले वाली को इस घर में लाएगा तो तुझे अपनी इस माँ का मरा हुआ मुंह देखना होगा। या तो सब्जी वाली या फिर तेरी माँ और ये सारी जायदाद। माँ, आपने मुझे हमेशा ये सिखाया कि सच का साथ दो। आज जब मैं एक सच्ची लड़की का साथ दे रहा हूँ तो आप जायदाद की बात कर रही हैं। ठीक है, मुझे बंगला और ये पैसा नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से नंदिनी को पाल सकता हूँ। विकास अपना बैग उठाता है और घर से निकल जाता है। राजेश्वरी को लगता है कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन विकास नंदिनी के साथ सादगी से शादी कर लेता है और एक छोटी सी किराना और सब्जी की दुकान शुरू करता है। वो दिन रात मेहनत करता है। उधर राजेश्वरी के बिजनेस में उनके अपने सगे भाई ने बड़ा घोटाला कर दिया। तनाव के कारण राजेश्वरी को लकवा मार गया। जब ये खबर विकास और नंदिनी को मिली तो नंदिनी ने अपनी दुकान छोड़ दी और सीधे अपनी सास के पास पहुंची। माँ जी, मैं आ गई हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, अब आपकी बहू आपकी सेवा करेगी। तू यहाँ क्यों आई है? मैंने तो तुझे कभी अपनाया ही नहीं था। देख, आज मेरी रईसी मेरे काम नहीं आई। मेरे अपने भाई ने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। माँ जी, रईसी पैसों से नहीं परिवार से होती है। आपने मुझे ठुकराया था, पर मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ माना है। आप बस आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्म सूप बना कर लाती हूँ। ऐसे ही समय गुजरता है और देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं और इन महीनों में नंदिनी ने अपनी सास की ऐसी सेवा की जैसे कोई अपनी सगी माँ की भी नहीं करता। धीरे धीरे राजेश्वरी देवी ठीक होने लगी। एक दिन उन्होंने नंदिनी को अपने पास बुलाया। नंदिनी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। जो सुकून मुझे तेरी सेवा में मिला वो इन महलों में कभी नहीं मिला। मैंने तुझे सब्जी वाली कहा, पर असल में तू तो एक पारस है जिसने इस घर को सोना बना दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तो माँ, अब तो आपको बहू मिल गई ना आपकी? हाँ बेटा, आज से ये घर की चाबियाँ और ये माँ सब नंदिनी की है। और हाँ, कल हम शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी देंगे और सबको मैं गर्व से बताऊंगी कि मेरी बहू कौन है। सास की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह सब्जी वाली इस रईस घराने की बहू बन जाती है। सुमन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वैसे वो बहुत होशियार थी। धामपुर शहर में उसकी ससुराल थी। आजकल वो अपने बेटे पारस के साथ मायके रहने आई हुई थी। पारस, इतना दौड़ा दिया, थक गई हो बेटा, अब तंग मत करो। चलो ये एक निवाला और खाओ। सुमन बिटिया, तू जितना बोलेगी खाने के लिए ये उतना ही तुझे तंग करेगा। अपना भी तो ध्यान रखना है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाने के लिए इसके आगे पीछे ना भागूं तो ये पूरा दिन कुछ ना खाए। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? क्या नितिन का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? मैं पहुंच रही हूँ। सुमन के पति नितिन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। सुमन अस्पताल पहुंचती है। सुमन बहू,
डॉक्टर ने कहा है कि नितिन के पैरों में गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टर कुछ तो इलाज होगा। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके घुटनों के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है। माँ, मैं और मीना जरा घर जा रहे हैं। बंटी घर पर अकेला है। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मूंग दलेंगे? ऊपर से उसके 2 बच्चे, एक साथ में है और एक पैदा होने वाला है। अब तुम मेहनत करोगे और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे मीना, तुम देखती जाओ, इन्हें घर तो आने दो। मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। मैंने सब सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। हाँ। सुमन और उसकी सास नितिन को घर लेकर आते हैं। अगले दिन, माँ, मुझे नहीं लगता कि अब नितिन कोई काम कर पाएगा या कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, है ना। मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा। सुरेश, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं। नितिन, तू अब सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह, मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। सुमन 1200 रुपए महीने का एक किराए का कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, माँ जी, पारस माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, नितिन की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी थी, क्या करूं? मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। नितिन का लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये एक लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं, फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो। तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं कब से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहा है। सुमन को बोलता देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है, जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे ठेले वाले उसे झुककर नमस्ते करते हैं। क्यों अरिया, क्या हुआ? यहाँ इतना शोर कैसा तेरे ठेले पर? ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है। अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। मेरी इतनी हिम्मत हरिया कि तुम मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। माफ कर दो सज्जन सेठ, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूंगा। शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ, रहने दीजिए भाई साहब, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते सुमन की आंखें भर आती हैं। तभी चिंता से उसके दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास में भीड़ लग जाती है। अरे, इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सुमन की अचानक शायद चिंता और परेशानी से दर्द शुरू हो जाता है। सज्जन सेठ कुछ लोगों की मदद से सुमन को अस्पताल ले जाता है। सुमन रास्ते में ही अपने घर का पता सज्जन सेठ को बता देती है। सज्जन सेठ उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है। सुमन को एक बेटी पैदा होती है। वही सज्जन सेठ को पता चलता है कि सुमन का पति नितिन अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। सज्जन सेठ, आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरी अपनी बहन जैसी हो। सुमन घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सज्जन सेठ उसके घर आता है। सुमन बहन, तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी,
मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं उनका हिसाब और देखरेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, नितिन देखो, भगवान ने सज्जन सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जियों का सारा हिसाब रखती, एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। सज्जन सेठ भी सुमन की मेहनत को गौर करता था। सुमन के आ जाने से सज्जन सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था। बहू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो नितिन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। देखना, तुम्हारा प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। सुमन को सज्जन सिंह के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद सुमन सब्जी मंडी का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर सुमन एक सब्जी वाली बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है।